अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे फोर्थ स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहले हम 3 स्टेजेस कर चुके हैं, अब हम फोर्थ स्टेज देखेंगे। इसके भी मैंने ये स्टेज होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 ईयर्स टू अबव होती है, 12 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ये चलती जाती है। उसके बाद ये इसको एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड की स्टेज भी बोला जाता है। इसकी भी एक एब्रीविएशन मैंने बनाई है, उसको मैंने बोला है फ़ायदा, जिसे बेनिफिट कहते हैं हम अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज में, तो उसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं फ़ायदा। ये याद करने के लिए टेक्निक्स होती हैं। अगर आप अपनी मेमोरी को बेहतर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। तो फ़ायदा अब याद होगा तो हमें पता है कि कौन कौन सी टर्म्स इस स्टेज में यूज़ होनी है, तो हम उस हिसाब से उनको डिफ़ाइन कर देंगे, ये कभी भी जहन से नहीं निकलेगा। फर्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। एफ से ए से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आई से इमेजिनरी ऑडियंस, डी से डिडक्टिव रीजनिंग और ए से एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। चलें जी, इसको डिटेल में देखते हैं। पहले ये फार्मल ऑपरेशंस देखते हैं कि ये फार्मल ऑपरेशन स्टेज में बेसिकली होता क्या है। मेंटल टास्क इन्वॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इस स्टेज की सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और कोऑर्डिनेशन हो जाता है, वो कर सकता है, उसकी एबिलिटी इस लेवल पे आ जाती है कि वो कोऑर्डिनेशन कर सकता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मुख्तलिफ चीज़ों को कनेक्ट कर सकता है। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, जो इस स्टेज की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है थिंकिंग इन्वॉल्व्स अ मेंटल प्रोसेस। वो थिंकिंग जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रोसेस हो रहा होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाती है। इसको और आगे अच्छे से समझते हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स बाय मेकिंग कनेक्शंस, अपने माइंड के अंदर सोच कर बाय थिंकिंग चीज़ों का कनेक्शन बना देना, उनको कनेक्ट कर देना, उनके रिलेशन बना देना, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मिसाल के तौर पर उसका फिजिकली कोई वजूद ना हो, आप जो कनेक्शन बना रहे हैं, आप अपने माइंड में अपने नॉलेज के हिसाब से अपने एक्सपीरियंस को लेकर जो रिलेशन बना रहे होते हो, कनेक्शन बना रहे होते हो, इसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोला जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। थिंकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स, अब आपके पास नॉलेज है, आपने सोच उससे रिजल्ट निकालना शुरू कर देना है, उसका कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देना है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। यूजिंग इमेजिनेशन, आप जो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसका फिजिकली तो कोई वजूद नहीं होता ना, आप अपनी माइंड के थ्रू, सोचों के थ्रू कर रहे होते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू कर रहे होते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। यूजिंग मेटाफर्स एंड एनालॉजीज, मेटाफर क्या होता है, किसी चीज़ को किसी और से रिलेट कर देना, किसी चीज़ को किसी के साथ रिलेट करके उसको बयान करना। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये चाँद की तरह खूबसूरत है, ये चाँद की तरह खूबसूरत है। अब हमने उसको रिलेट कर दिया चाँद के साथ, उसकी खूबसूरती को। इसी तरह से अगर हम कहें कि इसकी जो वैल्यू है वो गोल्ड की तरह है, यानी कि ये इतना कीमती है कि जैसे गोल्ड होता है। अब आप किसी इंसान को भी गोल्ड कह सकते हो, किसी इंसान को डायमंड कह सकते हो, यू आर अ डायमंड, आप कह सकते हो कि आप एक हीरा हो। अब बच्चे को इस स्टेज से पहले अगर बच्चे को बोलेंगे ना कि यार वो हीरे की तरह का प्रीशियस है, कीमती है, तो वो नहीं समझ पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हीरे की तरह, हीरा तो एक बेजान चीज़ है, तो ये कैसे हीरे की तरह, तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन इस स्टेज में आके वो इस चीज़ को समझ जाता है कि इसकी इम्पोर्टेंस को बयान किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है डायमंड को लेकर, ये चीज़ें हैं। इसी तरह से एनालॉजी भी किसी चीज़ के साथ उसको कनेक्ट कर देना होता है। रीफ्रेम द प्रॉब्लम इन अ न्यू वे, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसको रीफ्रेम कर सकें, उसको अपने हिसाब से तरतीब दे सकें, उस अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकें, इसको भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ही गिना जाता है। ये तीनों चारों एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एग्जांपल्स थी। यानी कि आप अपने माइंड के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं चीज़ों को जिनका फिजिकली वजूद ना हो, वो रिज़ल्ट निकाल सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का अगर एग्जांपल है, जो लव है, इसके अब फिजिकली कोई एग्जांपल नहीं, फिजिकली इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन आपको माइंड में पता है कि लव होता क्या है, अटैचमेंट हो जाना किसी के साथ, ये लव होता है। इसी तरह से सेटिस्फैक्शन, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की मिसाल है। इसी तरह से वो चीज़ें जिनको मैयर नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आ जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी इंडक्टिव रीजनिंग, ड्राइंग अ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। स्पेसिफिक टू जनरल इसको बोला जाता है कि आप जनरल कंक्लूजन्स निकाल रहे होते हैं स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके, एक ख़ास सिचुएशन को लेके उसको जनरलाइज कर देना। अगर आपके सामने कोई सिचुएशन है तो उसको आप जनरलाइज कर सकते, इस चीज़ को बोलेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। इसकी एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बोलूँ कि आपने एक ना एक दिन मर जाना है,
क्योंकि आप इंसान हैं। अब वो ये आप इससे नतीजा ये निकाल लोगे, इसका मतलब है कि तमाम लोगों ने एक ना एक दिन मर जाना है। एक स्पेसिफिक कंडीशन सिचुएशन आपको दी गई थी, आपने उसको जनरलाइज कर दिया है सब पर, ये इंडक्टिव रीजनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों को देखकर समझकर कोई स्पेसिफिक रिजल्ट निकाल लेना, इसको बोलेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। यानी कि किसी चीज़ कुछ सिचुएशंस को देख के, कुछ चीज़ों को देखकर एक उससे डिडक्ट कर लेना, उसको बोलेंगे हम डिडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जांपल, इसी को हम एग्जांपल को उल्टा देते हैं। अगर मैं बोलूँ कि इंसान फ़ानी है, इंसान ने एक ना एक दिन मर जाना, तमाम इंसानों ने एक दिन यहाँ से मर जाना है, ख़त्म हो जाना है, इस दुनिया से चले जाना है, तमाम इंसानों ने, ये एक जनरल थिंग है। अब आप क्या इससे रिज़ल्ट निकालोगे कि इसका मतलब मैंने भी मर जाना, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। आपको एक जनरल सिचुएशन दी गई थी, उससे आपने एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट निकाल लिया खुद को लेके कि तमाम इंसानों ने मर जाना, इसका मतलब मैंने भी मर जाना क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। तो ये इंडक्टिव और डिडक्टिव की रीजनिंग है। इंडक्टिव रीजनिंग की एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि अगर एक बास्केट है आपके पास, आपने उसके अंदर कच्चे सेब हैं, उसके अंदर रॉ एप्पल्स पड़े हुए हैं। अब आपने उसमें से एक एप्पल उठा के आपने देखा वो कच्चा है, दूसरा उठाया वो भी कच्चा है। अब आप इस स्पेसिफिक सिचुएशन से एक जनरल रिजल्ट निकाल लेंगे कि बास्केट के अंदर तमाम एप्पल्स कच्चे हैं। ये भी एक इंडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल है। आगे जाते हैं एडोलेसेंट एगोसेंट्रिज्म। ये पहले पीछे भी पढ़ चुके हैं। assumptions that everyone else shares one's thoughts, feelings and concerns। यहाँ पर वो थोड़ा सा इसको ब्रॉड लेवल पे आके सोचना शुरू कर देता है कि वहाँ पर तो ये था इगोसेंट्रिज्म कि दूसरों के भी जो मेरे ख्याल, मतलब कि जो मुझे फील होता है लाजमी नहीं कि वो दूसरों को भी फील हो, जिस तरह से मैं दुनिया को देखता हूँ लाजमी नहीं कि वो दूसरे भी देखें। यहाँ पर इसी चीज़ को वो थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके चला जाता है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी तो यहाँ पर वो समझना शुरू कर देता है कि हर बंदा अपने लिहाज से सोच सकता है, हर बंदा अपने लिहाज से फील कर सकता है, हर बंदा उसके अपने कंसर्न्स होते हैं, लाजमी नहीं कि जिस तरह से मैं सोचूँ वो भी उसी तरह से सोचे। उसके बाद इमेजिनरी ऑडियंस, इस स्टेज पर आके उसमें ये भी वो सोचना शुरू कर देता है, फीलिंग दैट एवरीवन इज़ नोटिसिंग। वो इस चीज़ को भी फील करना शुरू कर देता है कि हर लोग मुझे नोटिस करते हैं। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो मेरी मिस्टेक को नोट करते हैं, अगर मैं ड्रेसिंग सही नहीं करता वो नोटिस करते हैं, अगर कपड़ों के ऊपर क्लॉथ्स के ऊपर कोई दाग लग जाएगा या फट जाएंगे तो वो इसी चीज़ को फील करता रहेगा कि यार लोग देख रहे होंगे, मुझे नोटिस कर रहे होंगे। ये दोनों टर्म्स एक बुक मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बयान कर दी हैं। बाकी बहुत सारी बुक्स में ये दोनों टर्म्स नहीं हैं, तो ये बुक में थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बयान कर दिया है। आप अपने हिसाब से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप ये थी 4th स्टेज। आई होप के बाकी तीनों स्टेजेस भी आपको समझ आ गई होंगी, उसके साथ साथ ये भी आपने समझ ली होगी। तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो बने तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी।